नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः हम कोर्स नंबर 15 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बातचीत चल रही थी हमारी, तो हमने छोटी आंत के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है बोर्ड ऊपर, वो है बड़ी आंत का, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो होती है ये लंबाई में छोटी आंत से कम होती है, लंबाई में छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है वो छोटी आंत से ज़्यादा होती है। इसके पार्ट्स की हम बात करें कि इसके मुख्य पार्ट्स कितने होते हैं, तो इसके मुख्य पार्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है सीकम पार्ट, एक होता है कोलन पार्ट और एक होता है रेक्टम पार्ट। ठीक, कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है सीकम, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। सीकम पार्ट जो होता है इसके बारे में हम बात करें, सीकम जो होता है इसका अंतिम जो भाग होता है मनुष्य के अंदर एक उभारनुमा संरचना बनाता है या प्रवर्ध बनाता है, और इस प्रवर्ध का नाम जो देते हैं वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और इसका जो नाम पड़ा है क्योंकि वर्म जैसी संरचना होती है, इसको मीनिंग यदि हम देखें तो वर्म नुमा होता है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इसको हम कहते हैं। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो मनुष्य में कैसा हिस्सा होता है? ये अपसेसी अंग होता है। कैसा हिस्सा है ये? अपसेसी अंग के रूप में रहता है। सीकम का अंतिम भाग ये उभारनुमा संरचना या अंतिम एक भाग जो होता है वो प्रवर्ध बनाता है, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि मनुष्य में एक अपसेसी अंग के रूप में रहता है। अब इसके अंतर्गत क्या रहता है? शेष जो शाकाहारी स्तन होते हैं मनुष्य के अतिरिक्त, उनके अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है। अन्य जो स्तनीय होते हैं शाकाहारी स्तनधारियों के अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो अत्यधिक क्या होता है? विकसित होता है, अत्यधिक विकसित होता है। और अत्यधिक विकसित है तो इसके अंतर्गत कुछ कार्य भी होगा। कार्य क्या होगा कि ये सेल्यूलोज का पाचन का कार्य करता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन का कार्य होता है, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंतर्गत होता है, वो शाकाहारी स्तनधारियों के अंतर्गत होता है। और इसके कार्य क्या होता है? ये जो कार्य सेल्यूलोज का पाचन करता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को करता है सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोअन्स के माध्यम से। और हम बात करें कि आहार नाल का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो आहार नाल का जो सबसे छोटा भाग होता है वो कौन सा होता है? वो सीकम वाला पार्ट जो होता है वो आहार नाल का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक, आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है वो सीकम होता है। इसके बाद हम दूसरे भाग पर चलते हैं, वो भाग होता है कोलन। और कोलन के बारे में हम चर्चा करें कि कोलन जो होता है वो आंत की बात कर रहे हैं, हम बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा और चौड़ा मुख्य भाग होता है कोलन जो होता है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भी होता है, चौड़ा भी होता है और मुख्य भाग भी होता है, ये कोलन वाला पार्ट। इसके अलग अलग भाग होते हैं, उन भागों के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो क्या क्या है? इसके अंतर्गत आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और पाइलोरिक पार्ट होता है, फंडिक रीजन होते हैं। इसका जो फंडिक कोलन रीजन होता है, कोलन जो पार्ट है आहार नाल का, बड़ी आंत का, वो मुख्य भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, आरोही, अवरोही, ठीक, अनुप्रस्थ और ये होता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट ये 4 मुख्य भागों में ये बटा हुआ रहता है, 4 भागों में ये बटा रहता है कोलन वाला पार्ट। अब इसका जो कार्य होते हैं जैसे कि सीकम का था कि सीकम में क्या होता है, ये विकसित किस में रहती है? शाकाहारी स्तनधारियों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कार्य ज़्यादा रहता है। खनिज लवण और मुख्यतः जल का जो अवशोषण होता है, मिनरल्स का और जल का जो अवशोषण होता है वो कोलन पार्ट के अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त इसका कार्य क्या होता है? विटामिन ए का संश्लेषण जो होता है वो कोलन के अंतर्गत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का सिंथेसिस जो होता है
वो होता है आंतों के अंतर्गत। वो किसके पार्ट के अंतर्गत होता है? बड़ी आंतों में कोलोन के अंतर्गत। विटामिन ई का संश्लेषण किसके द्वारा होगा? ई कोलाई के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? विटामिन ए का संश्लेषण होता है। इसके अलावा हम बात करें कि अनुदैर्घ्य पेशियाँ जो होती हैं इनके अंतर्गत कोलोन जो होता है इसमें कुछ पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, अनुदैर्घ्य पेशियाँ होती हैं, वो लंबवत पाई जाती हैं, समूह में पाई जाती हैं। 3 समूहों में, लंबवत समूहों में कुछ पेशियाँ पाई जाती हैं जिन्हें टिनी के नाम से जानते हैं। पेशियाँ होती हैं जो कोलोन के अंतर्गत पाई जाती हैं और इनके मध्य में, पेशियों के मध्य में कोलोन का कुछ भाग जो होता है बाहर की ओर भरा रहता है जिसे कोष्ठक कहते हैं। इन्हीं पेशियों के मध्य क्या होता है? इस कोलोन का कुछ भाग जो होता है बाहर की ओर ओवरा हुआ रहता है जिसे कोष्ठा के नाम से जानते हैं। HAUSTA कोष्ठा के नाम से जानते हैं, जो कि जल की अवशोषण के लिए सतह का जो अवशोषण का क्षेत्र है उसमें वृद्धि करता है। क्योंकि जल का अवशोषण होगा मिनरल्स का, तो ये होस्टा जो होती है पेशियों के बाहर संरचना पाई जा रही है वो क्या करती हैं कि जल के अवशोषण के लिए इसके सतह के क्षेत्रफल में क्या कर देती हैं? वृद्धि कर देती है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कोलोन के अंतर्गत क्या होता है। ई कोलाई एक सहजीवी जीवाणु होता है जो हमारी आंतों के अंतर्गत इस कोलोन के हिस्से में पाया जाता है और जो विटामिन ए का संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, इसके अतिरिक्त दीमक के अंतर्गत ट्राइको निम्फा प्रोटोजोआ पाया जाता है दीमक की आंतों के अंतर्गत, जो क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। हमें ध्यान रखना है मनुष्य के अंतर्गत कोलोन के अंदर विटामिन ए का संश्लेषण ई कोलाई सहजीवी जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेक्टम पार्ट की, जो तीसरा पार्ट है बड़ी आंत्र का अंतिम भाग होता है जो मल का क्या करता है? या अपशिष्ट भोजन जो होता है जो मल के रूप में रहता है उसका क्या करेगा? ये संग्रह करेगा। अपशिष्ट जो भोजन होता है, ठीक, जो मल के रूप में रहता है उसका ये स्थायी संग्रह करता है मनुष्य, और जो कि एनएस के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जो एनएस के द्वारा शरीर से बाहर की तरफ ये खुलता है और इसमें सबसे कम क्या होते हैं? कर्माकुंचन ग्रंथियाँ होती हैं रेक्टम के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके बाद पाचन ग्रंथियों की, कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत ये हिस्सा हो गया। इसके अलावा कुछ पाचन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। पाचन ग्रंथियों से पाचन रसों का स्रावन सिक्रेशन होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा? ये फूड जो होता है उसका डाइजेशन का कार्य किया जाता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर कितनी पाचन ग्रंथियाँ हैं? 3 जोड़ी। और 3 जोड़ी जो पाचन ग्रंथियाँ हैं मनुष्य में पाई जाती हैं। और स्तनधारी की यदि बात करें तो उनमें संख्या कितनी होती है? पाचन ग्रंथियों की 4 होती है। पाचन ग्रंथियों में जो हम बात कर रहे हैं मनुष्य में 3 जोड़ी होती है ग्रंथियाँ, और जो 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं वो पहली होती है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो होती है मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं और अन्य स्तनधारियों में 4 जोड़ी पाई जाती है। अब लाल ग्रंथियों की और यकृत ग्रंथि होती है इसके अलावा, और इसके अलावा अनाशय ग्रंथि पाई जाती है। यदि पाचन ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं तो पाचन ग्रंथियों की यदि बांटेंगे हम तो लार ग्रंथि के अतिरिक्त यकृत ग्रंथि, और यकृत ग्रंथि की बाद हम बात करें तो अनाशय ग्रंथि पैनक्रेटिक ग्लैंड पाई जाती है। इनमें से हम पहली बात कर रहे हैं लार ग्रंथियों के ऊपर। लार ग्रंथियों की यदि हम बात करें तो लार ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल होती है, और एक्टोडर्मल के अलावा कैसी होती है? बहिस्रावी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये होती है। संयुक्त होती है और इनकी संरचना कैसी होती है? या तो ये कोशिकाकार होगी या फिर ये नलिकाकार होती है। ठीक, ये लाल ग्रंथियों की संरचना के बारे में है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो लाल ग्रंथि पाई जा रही है सबसे पहले वो होती है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, सबलिंगुअल है। इसके बाद सब मैक्सिला है, और सब मैक्सिला के बाद हम बात करें तो पैरोटिड होती है। ये तीनों ग्रंथि होती हैं किसमें उपस्थित? ये
ह्यूमन में उपस्थित होती है लार ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमैक्सिला और पैराटॉइड ग्रंथि, जिसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है वो स्तनधारियों में पाई जाती है, चौथी वाली जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इंफ्रा ऑर्बिटल, जो प्रत्येक नेत्र कोटर के नीचे क्या होती है, नेत्र कोटर के नीचे स्थित होती है और मानव में ये एब्सेंट होती है, ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इस पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पहली ग्रंथि जो होती है सबलिंगुअल, पहली है सबलिंगुअल। और सबलिंगुअल जो होती है हम चर्चा करें तो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है वो सबलिंगुअल होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल। लार का स्राव जो होता है सबसे छोटी है, लेकिन लार का अधिकतम स्राव करती है। लार का स्राव जो होता है, सिक्रीशन होता है, तो कैसा होता है, मैक्सिमम। लार का अधिकतम ये सिक्रीशन करेगी। जीभ के नीचे स्थित होती है, एक जोड़ी होती है, जिसकी नलिकाएं जो होती हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं, निचला जो इंसीजर होता है, इंसीजर की हमने बात की थी, इंसीजर के पास इसकी जो नलिकाएं होती हैं इस लार ग्रंथि की वो नीचे की तरफ खुलती है। और ये फ्रेनम लिंगुई जो हमने बात की थी, फ्रेनम लिंगुई जो जीभ का हिस्सा था बिल्कुल हल्का सा, जिससे जीभ लगी हुई रहती है, निचले जबड़े के साथ जुड़ी रहती है लिंगुई, उसके पास ये स्थित होती है, ये सबलिंगुअल होती है और एक जोड़ी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है सबमैक्सिला, ये भी कितनी जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है सबमैक्सिला। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोनों जो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इन दोनों के संधि स्थल पर ये पाई जाएगी सबमैक्सिला। और इसकी जो नलिका होती है वो प्री मोलर और मोलर के पास खुलती है। दांत की संरचना जब हमने अध्ययन किया था तो उसके बारे में हमने आपको बताया था, प्री मोलर और मोलर के बारे में। तो ये इसकी जो डक्ट्स होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, वो किसमें खुलती हैं, प्री मोलर और मोलर के पास खुलती हैं, और इसकी इंसीजर, निचले इंसीजर के पास खुलती हैं, ये आप ध्यान देंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं पैराटॉइड की। तो पैराटॉइड जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक जोड़ी होती है, ये भी कितनी होती हैं, एक जोड़ी होती है। दोनों जो हमारे ईयर होते हैं उनके जो ईयर पिंडा ये होते हैं, कर्ण पल्लव इनको हम बोलते हैं, कर्णनाल जिनको बोलते हैं, कर्ण पल्लव बोल देते हैं, उनके नीचे एक एक स्थित होती है। इसी से क्या होता है, टाइलिन एंजाइम का स्राव होता है। टाइलिन का ये क्या करती हैं, स्राव करती हैं, सिक्रीशन करती हैं टाइलिन एंजाइम का। और यह जो होता है टाइलिन क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। जो रक्त के अंदर शर्करा होती है स्टार्च, उसको ये माल्टोज में बदलने का कार्य करता है पैराटॉइड के अंदर टाइलिन एंजाइम। पैराटॉइड ग्रंथि के ऊपर क्या प्रश्न बनता है कई बार कि पैराटॉइड ग्रंथि जो होती है इसी का जो रूपांतरण होता है वो दिस ग्रंथि के रूप में स्नेक के अंदर पाया जाता है। सर्प ग्रंथि जो होती है सांपों के अंतर्गत, वो इसी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है पैराटॉइड ग्लैंड का। और कई बार क्या होता है, ये पैराटॉइड जो होती है इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग हो जाने के कारण क्या होता है, संक्रमण होता है वायरस का, और वायरस के संक्रमण से इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर, जिसे मम्स या गलसुआ के नाम से जानते हैं। मम्स या गलसुआ, यहाँ से ये बिल्कुल उठा हुआ हो जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इन लार ग्रंथियों के जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लार को स्राव हुआ तो उसको हम सलाइवा बोलेंगे। और सलाइवा की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, जो हल्का कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होगा, म्यूकस होगा, यूरिया होगा, यूरिक अम्ल होंगे, ठीक है ना। लार के अंतर्गत जल है, अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा, और इसके साथ साथ ही यूरिया और यूरिक एसिड्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइलिन। तो टाइलिन को हम सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। सैलाइवरी
एमाइलेज के नाम से भी टाइलिन एंजाइम को जानते हैं। और ये क्या कार्य कर रहा है, ये स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में बदलने का कार्य करता है। ये हम ध्यान देंगे कि ये टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में बदलने का कार्य करता है। स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में, डेक्सट्रोज में बदलने का कार्य कौन करता है, सैलिवरी एमाइलेज। इसके बाद दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, और आप जानते हैं कि लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का या किल करने का कार्य करता है लाइसोजाइम। ठीक। और लार कैसी होती है, आप जानते हैं लार के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि लार क्या होती है, एंटी सेप्टिक होती है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम उपस्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्ली के अंदर ये 4 ग्रंथि हो गई लाल ग्रंथि, इसके अलावा भी एक 5वीं ग्रंथि और पाई जाती है जिसे मोलस के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की या पैनक्रियाटिक ग्लैंड की अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जा रही है, ग्रैनी की दोनों भुजाओं के मध्य में उपस्थित होती है, पीले और गुलाबी रंग की होती है। ग्रैनी की दोनों भुजाओं के मध्य होती हैं और कैसी होती हैं, पीले और गुलाबी रंग की होती हैं और मिश्रित होती हैं। इसका मतलब ये बहिस्रावी, अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। यदि हम बात करें इसके एक्सोक्राइन पार्ट के या बहिस्रावी पार्ट का, तो बहिस्रावी पार्ट में क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम एक्नी की कोशिकाएं बोलते हैं, एक्नी या कोशिकाएं कहते हैं। ये इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, बहिस्रावी पार्ट होता है अग्नाशय ग्लैंड का, और जिसके अंदर अग्नाशय रस का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है अग्नाशय रस का, जो अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा क्या होती है, अग्नाशयी वाहिनी होती है, डक्ट्स होती है जिनके द्वारा ग्रैनी के अंतर्गत ये रसों का स्रावन किया जाता है। 99% जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करेगी और 1% एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आपने पढ़ा होगा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनमें 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन, और इनकी जो फॉर्म होती है वो होती है अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक। और ये एंजाइम जो होते हैं इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए ये इतना पर्याप्त है। अगले क्लास के अंदर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आप इसको अच्छे प्रकार से देखें, समझें और नोट करने का भी प्रयत्न करें। धन्यवाद।